लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड बनने के हैं संकेत एसजीएक्स निफ्टी से। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी की दमदार शुरुआत के आसार, लेकिन उसके बाद क्या दिन भर का कैसा रहेगा सेशन और क्या करें आप, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, जैसे मैं हर बार आपको कहता हूं, क्योंकि कल है छुट्टी, आज है वीकली एक्सपायरी। तो अनिल जी बताएं किन ट्रिगर्स पर आज है आपकी नजर सर? ये सब बताऊं उससे पहले दीप आप ये बताएं कि आप जनरली जब बुधवार छुट्टी आती है तो आप ये कहते हैं कि मिड वीक हॉलीडे आया है, गुरुवार की छुट्टी को आप क्या कहेंगे? अनिल जी अब तो लेट वीक करना पड़ेगा उसको। आशा ये रहती है कि फ्राइडे को हॉलीडे मिल जाए तो एक्सटेंडेड वीकेंड हो जाए, बट लेट वीक हॉलीडे कह सकते हैं गुरुवार की छुट्टी को। और आपके मेरे जैसे कई सारे लोगों को छोड़कर कुछ स्मार्ट लोग हैं भी जिन्होंने इस एक्सटेंडेड वीकेंड को भले ही फ्राइडे की छुट्टी ना हो लेकिन उसे बनाया है फ्राइडे की एक दिन की छुट्टी के लिए। और बनाना भी चाहिए एक्चुअली। आमतौर पर ऐसा मौका कम मिलता है कि आप एक दिन की छुट्टी लें और 4 दिन की छुट्टी एंजॉय कर पाएं, और स्पेशली तब जब पिछले साल 1.5 साल से लोगों को घूमने फिरने का मौका नहीं मिला हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर 4 दिनों का लोग हॉलीडे मना रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन आइए, बाजार कहीं कोई हॉलीडे मनाने के मूड में है नहीं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज के ट्रिगर्स मैं आपके सामने रख दूं किस तरह के आते दिख रहे हैं। अमेरिका में कमजोरी हुई, लेकिन ऐसी नहीं हुई जिसका अंदाजा था नहीं। जरूरत से ज्यादा थोड़ी सी हुई, लेकिन रिकवरी भी उतनी ही स्मार्ट हुई। जितना डाउन नीचे गिरा हुआ आपको दिख रहा है 282 अंक, उतनी ही लगभग 200 सवा 200 अंकों की निचले स्तरों से रिकवरी भी होती दिखी है। 5 दिनों तक लगातार नया रिकॉर्ड बनाया डाउन ने, और उसके बाद अगर हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आती है तो बिल्कुल ठीक है। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, थोड़े कमजोर थे, धीमे धीमे रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। जो एसजीएक्स निफ्टी में आपको जोश नजर आ रहा है 40 अंकों का, वो डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी की वजह से और एशिया की मजबूत शुरुआत की वजह से आता दिख रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज हफ्ते की एक्सपायरी होगी, और आजकल वीकली एक्सपायरी पर भी एक्शन कोई मंथली एक्सपायरी से कम का नहीं होता। और आज का एक्शन इसलिए है एक्सपायरी का बुधवार के दिन, क्योंकि कल है मुहर्रम के मौके पर बाजार बंद। एचडीएफसी बैंक के लिए अच्छी खबर, शायद बैंक निफ्टी को 36,000 के पार ले जाने का काम एचडीएफसी बैंक करे। जो नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लग गई थी, वो रोक अब हटती हुई दिख रही है। ये एचडीएफसी बैंक के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। आपको याद होगा आरबीआई ने यहाँ पर 3 दिसंबर 2020 को रोक लगा दी थी। सीसीए और कैबिनेट दोनों की आज अहम बैठक है, 11 बजे नजरें रहेंगी वहां पर भी। जी दी बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं, बैंक्स फोकस में रहने वाले हैं सर। और क्योंकि आपने एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी की बात करी तो वहीं से शुरुआत भी करना चाहूंगा। कल थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली बैंक निफ्टी कमजोरी दिखा गया सर, और कुछ ज्यादा ही कमजोरी दिखा दिया। इंट्राडे में तो गिरा काफी तेजी से था, पर फिर एंड ऑफ द डे रिकवर होकर जो 35,800 के लेवल पर बार बार आपने बात करी है, वो भी फाइनली होल्ड करते हुए दिखाया। हालांकि आखिरी आधे घंटे में ही हुई रिकवरी, बट लेवल्स होल्ड कर लिए। कैसे देखे सर, स्पेशली जो कल ये बैंक निफ्टी का एक्शन था, और आज जो कह रहे हैं कुछ सहारा देने की भी बात मिल सकती है? बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम ही यही है। 2 दिन 36,000 के नीचे की क्लोजिंग, 2 दिन 36,000 के ऊपर की क्लोजिंग। ऐसा लगता है कि अब 35,800 को तोड़कर नीचे चले जाएगा, घूम फिर के आता है। कल भी आप देखिए 35,600 तक घूम कर आया, बंद हो गया 35,800 के ऊपर। तो पिछले 2 हफ्ते से 35,800 के नीचे बंद नहीं हुआ है। पिछले 2 हफ्तों से हाईएस्ट क्लोजिंग परसों ही मिली थी 36,169 की, 36,200 के ऊपर बंद नहीं हुआ। तो 400 पॉइंट की रेंज में लगातार बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है 2 हफ्तों से। एक चीज आपको रिमाइंड करता हूं, थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाके। आपको याद है जी, एक बात मैंने कही थी कि 8 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं, निफ्टी 16,200 के नीचे बंद नहीं होता और 16,300 के ऊपर बंद नहीं होता। और उसके बाद जब भी जो भी ब्रेकआउट होगा, जिस तरफ होगा, वो धुआंधार होगा। यह राइट है। 16,282 के ऊपर आकर बार बार अटक जाता था। 16,294 की बेस्ट क्लोजिंग मिली थी, और जिस दिन 16,300 को पार करके बंद हुआ, सीधा 16,374 पे बंद हुआ। बड़े ब्रेकआउट के साथ न 300 पार किया, बल्कि 374 पे जाके बंद हुआ। और उसके बाद आप देखिए वहां से लगातार 400 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी होगी। सेम चीज बैंक निफ्टी में होगी। 35,800 के नीचे बंद हुआ, सेम चीज का मतलब जरूरी नहीं कि ऊपर की तरफ ही हो। सेम चीज का मतलब ये है कि बड़े एक्शन के लिए बैंक निफ्टी भी तैयार होता दिख रहा है। बहुत हो गया भाई रेंज बाउंड, मतलब कहीं तो जाइए। 35,800 के नीचे बंद होने के बाद बैंक निफ्टी में 500-700 पॉइंट की करेक्शन आएगी।
36,200 के ऊपर बंद होने के बाद 500-700 पॉइंट की तेजी बनेगी। तो 35,800, 36,200 निर्णायक रूप से किसी एक और बैंक निफ्टी पार कर ले क्लोजिंग बेसिस पर, तो वहां से एक्शन भरपूर बनता हुआ दिखेगा। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ही फर्क है, निफ्टी पे आप भरोसा कर लीजिए एक दिन के मुंह पर भी, बैंक निफ्टी पे मत कीजिए। बैंक निफ्टी को मैं बार बार कहता हूं ये चंचल, नटखट, शरारती है, इसलिए इस पे जब तक 2 या 3 दिन का एकदम निर्णायक तौर पर या फिर लेवल्स के हिसाब से ऐसा ना आ जाए कि हाँ भाई हम कंफर्टेबल है। आप देखिए 2 दिन 36,000 के ऊपर बंद होता है, ऐसा लगता है बस इस बार तो निकला, वापस नीचे। 2-3 दिन 36,000 के नीचे बंद होता है लेकिन 35,800 नहीं तोड़ता, ऐसा डर लगता है इस बार तोड़ेगा, लेकिन नहीं। कल भी देखिए तोड़ना होता तो बहुत बढ़िया दिन था, लेकिन आप 36,800 नहीं, 36,850-75 के आसपास जाकर बंद हुए। अच्छी क्लोजिंग हो गई, बुरी नहीं है, मतलब कमजोर तो थे लेकिन इतनी बुरी, और वो भी एडजस्ट होकर ये आई है। बिना एडजस्टेड क्लोजिंग देखें तो आप 35,900 के ऊपर की क्लोजिंग थी। तो मेरा पॉइंट सिंपल ये है, बैंक निफ्टी पर एक बड़े मूव के लिए तैयार हो जाइए। अब बड़ा मूव किस तरफ हो सकता है, ये इस पे 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर निफ्टी को नहीं गिरना है तो बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस खत्म होने का वक्त आ रहा है, और अगर निफ्टी को यहां से करेक्ट करना है, और करेक्ट करने की एकमात्र वजह यह हो सकती है कि आज एक्सपायरी तक शॉर्ट्स हैं, खरीदारी है, इंडेक्स ज्यादा गिरेगा नहीं। तो अगर बैंक निफ्टी को मूव देना है आज एक बड़ा मूव दे दे, और अगर आज नहीं देता है और कमजोर क्लोज होता है तो फिर बैंक निफ्टी नीचे जाने को तैयार है, और वो निफ्टी को भी थोड़ा और नीचे खींच लेगा। तो देखते हैं निफ्टी की ज्यादा ताकत, ज्यादा मजबूती बैंक निफ्टी को ऊपर खींच पाती है, और आज एचडीएफसी बैंक से थोड़ा सपोर्ट आ सकता है, या फिर बैंक निफ्टी की कमजोरी निफ्टी का आज एक्सपायरी के दिन टॉप बनाकर थोड़ा वहां पर इसको रोकती है। तो आज के सेशन में कई सारे सवाल हैं दीप, जिसके जवाब हमें मिल जाएंगे, और फिर परसों जब हम नई सीरीज की और मंथली सीरीज की शुरुआत करेंगे, देखिए अगली सीरीज जो है वो मंथली वाली है, डेटा और ज्यादा आपके सामने होंगे तो उसका मजा अलग होगा। तो परसों के सेशन में आपको बैंक निफ्टी के डायरेक्शन पर ज्यादा बेहतर क्लैरिटी, ज्यादा बेहतर मतलब वो साफ नजरिया बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा मेरा समझना है। जी दीप। चलिए बढ़िया है। तो ये तो रहा आपके लिए बैंक निफ्टी पर व्यू। और अनिल जी काफी तेजी से ये सीरीज जाती हुई दिख रही है सर। अभी लग रहा था कि सीरीज शुरू होगी, अभी ऑलरेडी हम मंथली एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं, पर उससे पहले आज जो ट्रंकेटेड वीक की वीकली एक्सपायरी है उसमें बाजार का मूड माहौल कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यूएस में 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, हमारे बाजारों में लगातार 4 दिनों से रिकॉर्ड हाई बन रहे हैं, तो लॉजिक तो यही कहता है कि 5वें दिन भी रिकॉर्ड बनना चाहिए आज एक्सपायरी के दिन सर। खुलते ही बन जाएगा दीप रिकॉर्ड। तो जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी की मजबूती है, खुलते रिकॉर्ड तो बनेगा। शायद हो सकता है 2 आंकड़े स्वीट 16 जो आप निफ्टी पर देख चुके हैं, अब तक 56 वो देखने की तैयारी आपकी सेंसेक्स पर है। तो आज पूरी संभावना है कि आप 56,000 के पार सेंसेक्स को निकलते हुए देखें, उसके आसपास जाते हुए देखें, ये संभावना बन सकती। तो बहुत नजदीक हम 56,000 के सेंसेक्स पे नए रिकॉर्ड बनने के पूरे आसार हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है दीप। और लगातार 5 दिनों तक रिकॉर्ड हाई एक बैक टू बैक बनना, मुझे याद नहीं आता पिछली बार मैंने कब देखा था। तो 5 दिनों तक रिकॉर्ड हाइज बनना अपने आप में एक अचीवमेंट है, और ठीक वैसे ही अचीवमेंट जो अमेरिकी बाजार फॉलो कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि कई बार आप सोचते हैं कि अब इतना ऊपर जाने के बाद वहां टिक पाएंगे या नहीं। देखिए, टिकना, डगमगाना और गिर जाना, ये 3 अलग अलग शब्द हैं और तीनों के अलग अलग मायने हैं। गिर जाना तो ये कि आप बस खाली पहुंचे और धड़ाम से नीचे आ गए एकदम, वैसी सिचुएशन तो दिखती नहीं है। डगमगाना, जी हाँ, हो सकता है बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पर। कभी जिन लोगों ने वो क्लाइंबिंग की है, कई लोग जो चढ़ते हैं ना पहाड़ी वहाड़ी पे चढ़ने का काम करते हैं, उनको पूछे, जितना आप ऊपर जाते हैं उतनी हवा तेज होती जाती है। तो जाहिर सी बात है जितना ऊपर आप चलेंगे वहाँ बैलेंस बनाना, टिके रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। माउंट एवरेस्ट पे भी आज तक जितने लोग पहुंचे हैं वो वहां पर झंडा गाड़ कर आए, कुछ मिनट बिताएं, वापस नीचे। ऐसा नहीं कि वहां घर बनाकर रहते हैं कि 2-4 दिन आए तो यहाँ रुकें, वैसा वाला मामला नहीं। तो लाइफ टाइम हाई के आसपास थोड़ा बहुत आप अगर डगमगाते हैं तो कोई गलत नहीं है। टिक पाना नेचुरली 5 सेशन अगर आप लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं तो इसे टिक पाना ही मानना चाहिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडेक्स में मजबूती है। प्रॉब्लम एक ही है, जो 2018 की होती थी, जो 2019 की होती थी, बड़े समय बाद वो प्रॉब्लम पिछले 4-5 दिनों से आई है। अब तक वो प्रॉब्लम कभी नहीं थी। अब तक तो ये प्रॉब्लम भी नहीं थी कि निफ्टी क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अप्रैल और मई का महीना हमने सबने ऐसा देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ता निफ्टी कहाँ है, हमें क्या देखना है, क्यों देखना है, हमारे मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं ना, जमकर चल रहे हैं। अब 2018-19 वाली फीलिंग पहली बार वापस आई है, अरे ये तो वैसे ही हाल हो गया,
निफ्टी हाई पर है, जब 12,431 का हाई बनाया था फॉल के पहले, मार्च 2020 के फॉल के पहले, तब ऐसा लगता था पता नहीं क्यों इंडेक्स हाई पर है, बाकी सब जगह तो हाल खराब है। अब बड़े दिनों बाद 5-7 दिनों से ट्रेडिंग सेशन में ये फीलिंग, ये सिचुएशन आती हुई दिख रही है कि इंडेक्स हाई पर हाई बना रहा है और बाजार में मायूसी का माहौल है, या कम से कम खुशी का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन कम है। अब ये आप, हम और सब मिलकर तो डिसाइड नहीं कर सकते कि कब किसको किस वक्त चलना चाहिए। कभी अगर आपने उस वक्त की बहुत खुशी एंजॉय की है, बहुत पैसा बनाया है मार्च अप्रैल के महीने में, इवन जून जुलाई तक भी तगड़ी आउट परफॉर्मेंस रही है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की, तो थोड़ा ये वक्त भी है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक अपने पोर्टफोलियो का क्वालिटी चेक करना है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं, बिल्कुल डरिए घबराइए मत। जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक आपके 15%, 20%, 25% करेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर धीमे धीमे आपको इन्वेस्टर के तौर पर एवरेज करना चाहिए। 20-25% आपका क्वालिटी स्टॉक अगर करेक्ट हो गया, और कई सारे हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, 20 से 25% काफी स्टॉक गिरे, वहां पर आप बिल्कुल भरोसा बना कर रखें। एक हल्के फुल्के करेक्शन के बाद, जो कि आपको ब्रॉडर मार्केट में दिख रहा है, थोड़ा और 5-7-10 दिनों का हो सकता है। अच्छा, एक और चीज भी बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि एक बार 20-25% मिड कैप्स गिर जाएं उसके बाद वो टाइम वाइज करेक्शन न दे। प्राइस वाइज करेक्शन तो कैसे हुआ आपको पता भी नहीं चला और हो गया, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन से मतलब यह है कि काफी समय तक स्टॉक नहीं बढ़ना, क्योंकि वो भी आदत नहीं है, लोगों की आदत नहीं है। हमारी आदत कैसी है, 9:15 लो, 3:30 बजे बिकेगा, आज लो कल बिकेगा, इस हफ्ते लो अगले हफ्ते बिकेगा, करेक्ट। तो अब जो टाइम वाइज करेक्शन होगा वो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, आपका धैर्य टेस्ट करेगा कि क्या वाकई में आप में इन्वेस्टर होने की वो काबिलियत है, वो पेशेंस है कि आप आज लेकर हफ्ते 2 हफ्ते स्टॉक कहीं न जाए, आपके भाव से 5% नीचे भी आ जाए, तब भी आप डगमगाएंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे कि हाँ 3 महीने 6 महीने साल भर में मुझे पैसा बनाने को मिलेगा। तो अब दोनों ही प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन दोनों तरह के हैं, और उसको आपको सहन करना, उसमें से अच्छे शेयर ढूंढ कर रखना, नए खरीदारी करने का, और पुराने शेयरों में जो आपके पास पड़े हैं उसमें से कचरा हटाकर क्वालिटी शेयर रखने का वक्त है। तो पोर्टफोलियो पे रीलुक करने का वक्त है, फिर से देखने का वक्त है कि आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें। तो टाइम वाइज करेक्शन के लिए थोड़ा सा तैयार होना चाहिए। हो सकता है गिरना बंद करने के बाद तेजी से ना भी भाग जाए तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, हम तो वही चाहते हैं, लेकिन ना भी भागे तो आप अच्छी क्वालिटी के शेयरों में पेशेंस के साथ बने रहें, ये जरूरत है। जी दीप। बिल्कुल, तो क्वालिटी शेयरों के साथ पेशेंस से बने रहें। थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा समय आपको लगेगा कि आप ही का स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, बाकी सारे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, बट बाजार वैसे ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है और नए रिकॉर्ड्स हम पिछले 4 दिनों से देख ही रहे हैं। चलिए सर, फिर बताइए, आज वीकली एक्सपायरी के दिन सेटअप कैसा लग रहा है आपको? वीकली एक्सपायरी के दिन सेटअप ठीक है दीप। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव साइड पर, न्यूट्रल ही मान लीजिए, और क्या है, न्यूट्रल समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लोबल संकेत है न्यूट्रल। एफआईएस के संकेत अच्छे आए, एक बार एक दिन कल के हल्के से कमजोरी के संकेत के बाद जो आज जो संकेत हैं कल के सेशन के, वो पॉजिटिव साइड पर है। एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा बढ़िया आता दिखा है, बाजार शायद इसी वजह से कल फिर से लाइफ टाइम हाई आपको बनाते हुए नजर आया। घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ आपके लिए होता हुआ। तो ये सारे संकेत है जिन पर आपको रखनी है नजर। अब आइए आज के दिन के लिए आपको बड़े लेवल्स बता दूं। 16,530, 16,565 दिन के लिए तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा और आसानी से टूटने वाला है नहीं। इसके नीचे 16,475, 16,500 स्ट्रॉन्ग बाय जो है, यहाँ पर आपको खरीदारी भी करनी चाहिए और शॉर्ट कवरिंग भी अगर आए तो, वैसे आने के चांसेस कम है। नहीं के बराबर कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि होता ही कि वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन, हालांकि भले ही मंथली ना हो, वीकली हो, लेकिन आजकल वीकली एक्सपायरी में भी डेटा बहुत होते हैं। लेकिन एक चीज अच्छी बात है कि थोड़ा सा मैच्योर रिएक्शन आने लगा है। एक्सपायरी के दिन पहले जितना उतार चढ़ाव होता था, आजकल कम से कम नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन हम ये कॉन्फिडेंट हो जाएं या और कॉन्फिडेंट हो जाएं कि ऐसा नहीं होगा, उस दिन हो जाता है। इसलिए आप तैयारी रखें नीचे की तरफ 16,475, 16,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऊपर 16,650, 16,700 हल्की फुल्की रेंज है, उसके ऊपर 16,750, 16,800। और ऑनेस्टली दीप मैं आपको बता दूं कि ऊपर के लेवल अंदाज से दिए हुए, कोई लेवल्स है नहीं। टेक्निकल चार्ट्स में देखता नहीं, खाली वायदा कारोबार की पोजीशन के लिहाज से देख रहा हूं। 16,400 के ऊपर, सॉरी 16,600 के ऊपर निफ्टी शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। 16,600 के ऊपर बंद हुए, 16,600 के ऊपर सुबह सुबह खुलेंगे भी,
16,600 के ऊपर काफ़ी देर टिकेंगे भी। तो जब तक एक बार गैप से खुलने के बाद आपके लिए 16,575 16,600 ही एक मजबूत सपोर्ट का काम आज कर लेगा और वो आसानी से नहीं टूटने वाला है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आपको सहारा देगी। और दीप आज मुझे याद दिलाएगा जब हम वायदा कारोबार के डेटा डिस्कस करेंगे तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि 16,575 16,600 क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा, उसके लिए मेरे पास में एक बहुत बेहतरीन डेटा है जो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये निफ्टी की रेंज है आपके लिए बड़ी वाली। अब आइए बैंक निफ्टी 35,700, कल इस लो लेवल को हमने होल्ड किया था, आज भी 35,625 35,700 डे सपोर्ट जो है ये लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा। वैसे इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने जिस तरह की कमजोरी का संकेत दिया है, एक रेंज और नीचे के आपके हाथ में होनी चाहिए 35,400 से 35,525, इसके नीचे जाने की संभावना कम है। ये लेवल वो है जहां पर शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी दोनों आती दिखेगी। ऊपर 36,000 36,100 हल्की फुल्की रुकावट है, 36,225 36,300 बार बार की लगातार की रुकावट है, 36,325 पकड़ लिए। 25-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपको अपना जजमेंट लेना होता है, निफ्टी में 15-20 पॉइंट का लेना होता है, इतना मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। निफ्टी में 15 से 25 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 50 से 75 पॉइंट, क्योंकि कई बार एग्जैक्ट लेवल निकाल पाना बैंक निफ्टी में अचानक से कभी झटके से ऊपर नीचे हो तो वो लेवल थोड़े वक्त के लिए कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये है दीप आपके लिए आज के बड़ी रेंज। बिल्कुल सर, तो ये तो रही आज के लिए बड़ी रेंज जो निकल कर आ रही है बाजार की। अब दिन की रेंज की बात करें सर, ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर आपकी नजर है? निफ्टी 16,565 16,650 छोटी रेंज, 16,530 16,700 मीडियम रेंज, 16,475 से 16,750 दिन की बड़ी रेंज। ये तीन रेंज आपके सामने। बैंक निफ्टी 35,600 कल का लो, 36,000 कल के हाइस के आसपास छोटी रेंज, 35,525 36,100 दिन की मीडियम रेंज, और 35,400 से लेकर 36,225 36,300 तक की रेंज आज के लिए बड़ी रेंज। अब आइए कुछ और डेटा। एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन 1% घटी है, 66 से 65%, कोई खास बदलाव नहीं। पुट कॉल रेशियो में कोई बदलाव नहीं है। कल दिन के दौरान जरूर नीचे आया था पुट कॉल रेशियो, लेकिन बंद होते होते वापस 1.67 पर है। तो थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर हल्का सा सावधान रहना है। ऐसा शॉर्ट करने की, ओवरबॉट होकर बेच देने की राय नहीं है, लेकिन आपको खरीदारी करने के लिए एक बहुत गैप से ऊपर चले जाएं तो फिर इंतजार करें। मौका कल भी आपको निफ्टी ने दिया था दिन के दौरान खरीदारी करने का 16,500 525 की रेंज में, तो रेंज में खरीदारी करें, ये ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। तो ये एक आपके लिए पुट कॉल रेशियो। विक्स अनचेंज है, देखिए विक्स अनचेंज है, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ऑलमोस्ट अनचेंज है, पुट कॉल रेशियो अनचेंज है। तो जो तीन डेटा दी हम रोज बात करते हैं, ऑलमोस्ट तीनों डेटा अनचेंज है, कोई बदलाव ही नहीं है कल के सेशन में जी। मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था सर, एक्चुअली जब मैंने ये डेटा सोचा और जब आप इस पर आने वाले थे कि अनचेंज्ड है, इसका मतलब क्या कल कुछ किया ही नहीं? हालांकि हमने रिकॉर्ड्स बनते हुए देखा, एंड में रिकवरी थी, पर कुछ भी नहीं बदला सर कल तो। किया बहुत कुछ, लेकिन कर घूम फिर के वहीं आ गए, वैसा वाला हाल है। ऐसे होता क्या है कि एक्शन तो होता ही है। अब आप कई बार डेटा देखते हैं कि एफआईआई ने 100-200 करोड़ खरीदे बेचे, लेकिन अगर आप बाय और सेल के डेटा देखेंगे तो 4-5 हजार करोड़ की खरीदारी, 4-5 हजार करोड़ की बिकवाली है। तो सेम स्टॉक तो खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, डे ट्रेडर तो है नहीं। सेम उसी तरह से भले डेटा बदले ना हो, मतलब ठीक है, इंडेक्स में भी आप देखो मूवमेंट कम था कि अगर समझो लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में है तो शॉर्ट बैंक निफ्टी में हो गए, उस लिहाज से डेटा थोड़े से कल के शांत नजर आ रहे हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको स्टॉप लॉसेस दे दूं। तेजी की पोजीशन है, मेरा 2 बार मन किया कि क्या आज स्टॉप लॉस मुझे बदलना चाहिए, लेकिन मैंने बदला नहीं, वही रखा है कल वाला। 16,450 इंट्राडे स्टॉप लॉस निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन पर, और 16,350 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस। अगर मैं बदलता तो क्या करता वो भी आपको बताता हूं। अगर मैं बदलता तो इंट्राडे स्टॉप लॉस करता आपका 16,425, ठीक है, सॉरी 16,475, यानी कि 25 पॉइंट और ऊपर। लेकिन आज एक्सपायरी दिन को देखते हुए मैंने 25 पॉइंट की एडिशनल कुशन रखी है, ताकि ऐसा ना हो कि 16,475 टच एंड गो हो जाए और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस 16,450, और जिनको छोटा रखना है 16,425 भी रख सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा ट्रिकी है दीप, 16,350 दिया है, लेकिन जिनको बहुत कम बहुत छोटा रखना है
वो स्टॉप लॉस 16,525 का भी रख सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 3 दिनों की लोएस्ट क्लोजिंग आपकी 16,529 की है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं वो रखना है तो वो रख लीजिए। सबसे छोटा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर 16,529 का आता है, उसके नीचे 16,475 का आता है। डीप और सेफ स्टॉप लॉस वो आता है लॉन्ग पोजीशन भी जो आपका ट्रिगर ना हो, वो 16,350 है। अब आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉप लॉस रख लें, ठीक है ना। ये हो गया आपके। अब आइए बैंक निफ्टी। कल के लो पर स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे ट्रेड्स के लिहाज से 35,600 का। जिनको और रिस्क लेने की ताकत है वो 35,500 का रखें, लेकिन मेरे ख्याल से 35,600 ही काफी है। और क्लोजिंग बेसिस पे लगातार हमारे एक ही स्टॉप लॉस है दीप कई दिनों से, और वो है 35,800 का। आज भी वही रहेगा, सिंपल है। तो ये आपके दोनों स्टॉप लॉस। अब आइए शॉर्ट पर वैसे तो होने नहीं चाहिए। कल का शॉर्ट का स्टॉप लॉस हमने इंट्राडे का 16,600 दिया था और क्लोजिंग भी 16,600 का दिया था, उसके ऊपर बंद हुआ है तो नहीं काटी। तो अब अगला स्टॉप लॉस आपका 650 का बनता है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे खींचा है। रोज में दीप आपको याद होगा 36,350 का स्टॉप लॉस दे रहा हूं। आज मैंने थोड़ा छोटा किया है, इंट्राडे में 36,050 का ही क्या है। एक्सपायरी का दिन गलती से अगर बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग दिखा दे तो ऊपर के 150-200 पॉइंट भी क्यों फालतू में गंवाने, इसलिए 36,050 का स्टॉप लॉस निफ्टी में इंट्राडे में है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे किया है। अब तक की आपको इस रनअप की बेस्ट क्लोजिंग 36,169 की 36,170 मान लीजिए, तो हम थोड़ा उसके ऊपर 36,200 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो आज बैंक निफ्टी के शॉर्ट साइड के स्टॉप लॉसेज में थोड़े बदलाव हुए। जी दी बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए लेवल्स, मौजूदा पोजीशंस कहां पर आपको रखनी है नजर। बैंक निफ्टी शॉर्ट साइज के लेवल्स पे थोड़े बदलाव हैं। नई पोजीशंस के बारे में बताइए सर। खरीदे निफ्टी 16,500 16,565 परफेक्ट रेंज है। अगर इस रेंज में आए तो खरीदिए और बिल्कुल चूकिएगा मत। कल भी आपको इस रेंज में मिला है 16,500 525 की रेंज में। आज 16,565 तक भी आप ले सकते हैं। 525-30 पर और ले, 500 पर आए तो और ले। 16,450 का स्टॉप लॉस लगाइए। 16,600 पहला टारगेट है। 625, 675, 700 और 750 ये सारे टारगेट है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप चाहें तो 16,475 का ही स्टॉप लॉस रख के आप खरीदारी कर लें और ऊपर में ट्रेल करते चलें, वो भी ठीक है। तो ओवरऑल ये खरीदारी करने की राय आपकी निफ्टी में। जो लोग बेचना चाहते हैं, देखिए बेचने का कोई लेवल तो है नहीं ढंग से कि कहाँ बेचना चाहिए। मैं अंदाज से दे रहा हूँ 16,675, 16,750, और ये भी उन लोगों के लिए जिन्हें बेचना ही है। अदरवाइज मेरे ख्याल से बेचने के बजाय बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। नीचे आए तो खरीदने का मौका देखें, क्योंकि है ना, लगता नहीं कि मतलब इस रेंज में बेचने का मौका है। मतलब ऊपर में अब कहाँ बेचना चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर है लगातार 5वें दिन। 16,800 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 16,625, 602 छोटे टारगेट, 575, 525 और 500 ये बाकी के टारगेट जिनके लिए निफ्टी में आपको करनी चाहिए बिकवाली। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदने की बढ़िया जगह 35,525, 35,700। कल भी आप 35,600 के आसपास लो बनाकर घूमे हैं। आज फिर से अगर गलती से नीचे मिले आपको 35,525, 35,700 की रेंज में जरूर खरीदिए। 35,400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में 35,800, 35,900, 35,975 और 36,025 ये सारे टारगेट के लिए करनी चाहिए आपको इस रेंज में खरीदारी। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो कल के लो पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए 35,600 पर और खरीद लीजिए। ऊपर के जो टारगेट बनेंगे वो टारगेट हैं 35,975, 36,025, 36,100, 36,225 और 36,300 ये सारे के सारे टारगेट हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, जहां खरीदारी करने की राय। एग्रेसिव ट्रेडर्स को कल के लो का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये करके खरीद लेना चाहिए। मुझे लगता है कल के लो के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का मौका बनता है और एक बार फिर से बैंक निफ्टी 36,200, 36,300 तक की यात्रा कर सकता है और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और शॉर्ट भी करना चाहिए। इसलिए अब सेल की स्ट्रेटेजी भी आपको देता हूं बैंक निफ्टी में। 36,175 से मूड बनाइए बेचने का, वहां बेचिए। 36,300 के आसपास और बेचिए। 36,250 के आसपास भी ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रहेगा 36,500 का। जिनको बहुत छोटा रखना हो वो 36,350 का रखें, लेकिन 36,500 का स्टॉप लॉस रखना ज़्यादा बेहतर है। 36,100 पहला टारगेट होगा, 36,025 दूसरा, 35,925, 35,850 मीडियम टारगेट है, 35,800, 35,700 बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली भी। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बिकवाली की राय। जी जी क्लियर है सर। तो सारे लेवल्स आपके सामने हैं अनिल जी की तरफ से और कहां पर आपको पोजीशन कैसे बनानी है ये भी क्लियर है। अच्छा सर, बैन लिस्ट
अपडेट्स हैं काफी सारे आज बैन लिस्ट में। सबसे पहले तो बैन से बाहर है इंडिया बुल्स हाउसिंग और आरबीएल बैंक। 5 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में हैं, सन टीवी, पीएनबी, कैडिला, नाल्को और सेल। बट इंटरेस्टिंगली 2 स्टॉक्स की हुई है एंट्री। कैनरा बैंक जिसका आज क्यूआईपी है, तो कल शाम क्यूआईपी खुला था तो आज उसका आप एक्शन देखेंगे। और मोर इंटरेस्टिंगली वेदांता सर, कल 11% गिरा है स्टॉक, ये बैन में आ गया है। क्या मायने हैं इसके, और अगर वेदांता में पोजीशंस हैं तो क्या करना चाहिए लोगों को? दीप, 2 तरीके से कल मैं ऑनेस्टली ये कहना चाहता हूँ कि कल दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टॉक को रिकमेंड करते हैं अचानक से स्टॉक यू टर्न ले ले। एक बार पहले वोडाफोन आइडिया में भी हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। कभी कभी ऐसा होता है कि किस वक्त कौन सी खबर आएगी ये किसी को पता नहीं। मतलब सेम ऐसी सिचुएशन के हम अगली सांस लेंगे या नहीं लेंगे, या 1 घंटे बाद है या नहीं, 1 दिन बाद या 1 महीने बाद है या नहीं, उसी तरह से खबर कब आएगी। वो कहते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी है ना कि मतलब खबर, डेथ और गेस्ट, वो कभी कह के नहीं आते हैं, ये पुरानी कहावत है। तो वैसी वाली हाल है, कभी कोई खबर आ जाए इसका हमें भी अंदाजा नहीं होता, और अगर अंदाजा होगा तो कोई वो रिकमेंडेशन देगा भी क्यों। एनीवे, वो अपनी जगह। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं आपको हैंडल करने के लिहाज से। पहला, आप ये डिसाइड करें कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस कॉल्स में भी दिए हैं, फ्यूचर्स में भी दिए हैं, वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए ट्रेडर्स के तौर पर। और अगर आपने ट्रेडर के तौर पर नहीं लिया है, पोजिशनली इन्वेस्टर के तौर पर लिया है, तो कहीं भी कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कल जो 2 खबरें आई थी, एक हिंदुस्तान जिंक की जो बोर्ड बैठक थी डिविडेंड को लेकर, उन्होंने डेफर कर दी या कैंसिल कर दिया, वो क्योंकि उसका रीज़न अभी तक पता नहीं है और आगे क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन वो डिविडेंड की बैठक कैंसिल करने का मतलब नहीं होता कि डिविडेंड निकल गया या नहीं आएगा या खत्म हो गया, राइट। सेम जैसे ही जो बीपीसीएल के वक्त हुआ था। तो कभी कभी हो सकता है टाइमिंग गलत हो जाए, तो वो टाइमिंग गलत हुई है। दूसरा, वो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला भी आया था। अब उस फैसले में ऐसी कोई नई बात नहीं थी जिसकी वजह से स्टॉक गिरा, तो मुझे ये भी नहीं पता कि दोनों की कॉम्बिनेशन से स्टॉक गिरा है या दोनों में से किसी एक वजह से। बट एनीवे, दोनों खबरें ऐसी है जो आप प्राइस में होते हुए देख रहे हैं। अब खाली एक ही दिक्कत बची है, और वो ये है कि वायदा कारोबार के आज बैन में आ गया है। तो मेरा ये समझना है, जो जिन लोगों ने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है वो ट्रेडिंग का डिसिप्लिन फॉलो करें। कभी भी इस तरह की खबरें, और मैं तो कहता हूँ जब आप कोई भी कॉल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो मेरी हो या किसी को भी हो, आपको स्टॉप लॉसेस फॉलो करने ही चाहिए। कई बार ये होता है कि स्टॉप लॉस, दिक्कत क्या होती है, स्टॉप लॉस आप लगाएं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और बाद में ऊपर आ जाता है तो बड़ा दुख होता है। वो बात भी सही है, लेकिन स्टॉप लॉस कई बार बड़े लॉस से आपको बचाता है, तो इसलिए वो एक डिसिप्लिन के तौर पर रखना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर बहुत लोगों ने रखा होगा और बहुत लोगों ने नहीं भी रखा होगा, होता है। लेकिन अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेके रखा है, डिलीवरी लेने की आपकी ताकत है, क्योंकि वायदा कारोबार के तो बैन में है। आई डोंट नो एक्सपायरी तक बैन से निकलेगा नहीं निकलेगा, भगवान जाने। लेकिन आप आराम से रखें। वेदांता में आज तक आपने पैसा बनाया ही है। अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 340 की खरीदारी होगी, हाईएस्ट तो वही हुआ था कल 340-42 के आसपास, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्टीमेटली स्टॉक को 450 रुपये होना है। स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ पे ट्रेड करेगा। हो सकता है उससे पहले आपको टाइम वाइज करेक्शन दिखाए, हो सकता है 5-10% और नीचे बाजार के मूड माहौल के साथ आ जाए, तो यू नेवर नो। बट अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर लेके बैठे हैं तो कोई चिंता नहीं, ट्रेडर के तौर पर हैं तो आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बाकी और कौन सा, कैनरा बैंक आया है। कैनरा बैंक में आज QIP की घोषणा हुई है, तो जाहिर सी बात है उससे पहले थोड़ी सी पोजीशंस वहाँ पर बनी हुई है। तो ये दोनों स्टॉक्स आज बैन में शामिल हुए। बस बाकी तो निकलने का काम 2 स्टॉक का है, RBL और आइबुल हाउसिंग। बड़े दिनों बाद ये दोनों स्टॉक बाहर भी निकले। जी दी, बिल्कुल। तो मौके ढेरों बनने वाले हैं और खबरों वाले शेयर्स बैन में आ भी रहे हैं, बैन के बाहर भी आ रहे हैं। पर सर थोड़ा फंड्स का डेटा समझाएं। कल न्यूट्रल से नेगेटिव था, आज आपने FIs को पॉजिटिव रखा है, क्या बदलाव देख रहे हैं सर? बदलाव ये है दीप कि कैश में बिकवाली थोड़ी छोटी हुई है, 344 करोड़ की है जो कम है, लेकिन उसके सामने 1580 करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स FIs ने खरीदे हैं। यानी कि नेट 1200-1250 करोड़ के आसपास की स्टॉक्स में खरीदारी काफ़ी अच्छी कही जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडेक्स में भी उन्होंने सिर्फ 460 करोड़ की बिकवाली की, तो कोई बहुत बड़ी बिकवाली है नहीं। ये आप दोनों आपके डेटा हैं, तो मतलब FIs के नेट डेटा आपकी खरीदारी की तरफ है 700-800 करोड़ की। अब आइए घरेलू फंड्स, 266 करोड़ की छोटा खरीदारी है, लेकिन आप देखिए घरेलू फंड्स लगातार कल का छोड़े तो 5-7 दिनों से, नहीं कल भी 5-7 दिनों से लगातार अच्छी खरीदारी करें, तो घरेलू फंड सपोर्ट दे रहे हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर। तो ओवरऑल डेटा दोनों ही FIs और घरेलू फंड के मिलाकर ठीक है, और आपको ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि ऊपर की तरफ आपको, नीचे की तरफ आपको बाजार में सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। जी दी,
ओके तो नीचे के लेवल में सपोर्ट आते हुए दिखेगा। एफआईएस के संकेत आज के लिए पॉजिटिव ही मानिए। वायदा कारोबार के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल सर? हाँ, पहले नीचे 16,500, 74 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट से पुट में हाईएस्ट है। 16,500 के नीचे एक्सपायरी के संकेत नहीं है, ये आप मानकर चल सकते हैं। इस वक्त 16,600 के ऊपर एक्सपायरी के संकेत आते दिख रहे हैं। और दीप, अब जो मैं डेटा बता रहा हूँ वो बहुत कामकार, बहुत इंटरेस्टिंग, जिसका मैंने जिक्र किया था कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जैसे ही निफ्टी आज कल 16,600 के ऊपर बंद हुआ और आज 16,600 के ऊपर ट्रेड करेगा, आप इमेजिन कर सकते हैं कितने कॉल राइटर्स ट्रैप हैं। 1,25,00,000 कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो 16,600, 16,550, 16,500, 450, 400 इन सब लेवल्स पर कॉल बेचकर बैठे हैं। ये 1.25 करोड़ शेयर ऐसे हैं आज निफ्टी में जो शॉर्ट है, और वो शॉर्ट रिस्क पर है जब 50 पॉइंट ऊपर खुलेगा। 16,650 के ऊपर निकले तो और 25 लाख शेयर जोड़ लीजिए, 1.5 करोड़ शेयर शॉर्ट हो जाएंगे। 16,700 के ऊपर निकलते तो करीबन 2 करोड़ शेयर आपके शॉर्ट हो जाएंगे। तो अब सबसे बड़ी बात दीप जो मैं इस पूरे डेटा के दम पर बताना जा रहा हूं, पहली चीज, अब आप ये कंफर्टेबल हो सकते हैं कि 16,500 के नीचे आज एक्सपायरी नहीं होगी। और जब मैं ये सारे लेवल्स बोलता हूं, एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, लेवल्स सारे जो मैं आपको बता रहा हूं कंप्लीटली डेटा के बेसिस पर, न्यूज का मुझे नहीं पता। कल को कोई खबर एकदम से ऐसी आ जाए कि कहीं कुछ अनहोनी हो गई ग्लोबल मार्केट में, हमारे में, उसमें अचानक से गिर जाए, फिर आप तो कह रहे थे जी 16,500 के नीचे बंद नहीं होगा, तो वो खबर अगर आपको पता है तो उस खबर के हिसाब से करें। मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो खबर अब कभी भी डेटा को गलत कर सकती है, लेकिन अदरवाइज जो डेटा है वो ये बता रहे हैं कि 16,500 के नीचे तो एक्सपायरी होगी नहीं। और एक बार जब हम ऊपर खुलकर और 16,700 के आसपास पहुंच जाएंगे या 16,650 के ऊपर भी पहुंचे तो ही आपके आज के लिए फिर 16,550, 16,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और वो आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी आज की स्ट्रेंथ जो है वो वायदा कारोबार के डेटा है, और वो डेटा ये बता रहे हैं कि 16,600 के ऊपर बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है। 16,700 के ऊपर तो मतलब आप पूछिए मत कि इतने सारे लोग शॉर्ट बैठे हैं, कॉल राइटर्स, 2 करोड़ शेयर आपके शॉर्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए पैसा बनाना मुश्किल होगा। ये आपके लिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है दीप। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के डेटा ये बता रहे हैं कि 36,000 के ऊपर निकलकर टिकना थोड़ा मुश्किल है। 36,000 से लेकर 36,200 की रेंज में जरूरत से ज्यादा शॉर्ट्स है, बहुत ज्यादा। 17 लाख शेयर 36,000 के कॉल्स में है, 36,110, 36,214। अब उस लिहाज से देखेंगे तो आप करीबन 50 लाख शेयर आपके शॉर्ट हो जाते हैं सारे मिला के बैंक निफ्टी पर, 36,200, 36,300 तक जाते जाते हैं। अब दोनों चीज हो सकती है बैंक निफ्टी में, एक तो ये सिर्फ डेटा देखेंगे तो आप ये कहेंगे 36,200, 36,300 पार करना नामुमकिन है। दूसरा ये कि इतने ज्यादा शॉर्ट हैं बैंक निफ्टी में भी, और अगर किसी भी रीजन से शॉर्ट कवरिंग आ गई, वो अब HDFC बैंक हो सकता है या कोई और, आपको हमें पता नहीं, तो फिर बैंक निफ्टी भी आग लगा सकता है। तो कुछ भी हो, एक्शन बड़ा होगा आज, और इस एक्शन में अगर शॉर्ट कवरिंग कहीं से निकल गई, और निकलने की संभावना है, सिर्फ एक ही चीज है जो शॉर्ट कवरिंग के फेवर में नहीं जाती, वो है हाई पुट कॉल रेशियो 1.67 का। अगर ये हाई पुट कॉल रेशियो नहीं होता, ये पुट कॉल रेशियो अगर आपका नीचे 1.35 1.40 पर होता, तब तो मेरे शब्द ये होते कि आग लग जाएगी आज, मतलब इतनी खतरनाक शॉर्ट कवरिंग होगी। सिर्फ ये एक पुट कॉल रेशियो मुझे ये बता रहे कि बढ़ेंगे तो जरूर हम, लेकिन धीमे धीमे बढ़ेंगे, उतना तेजी से वो एकदम से मतलब फायरवर्क्स देखने को मिले शायद वैसा ना हो, लेकिन व्यू मजबूती का है। इंडेक्स में कमजोरी नहीं है, इंडेक्स में कहीं बेचने की राय नहीं है, स्टॉक्स में अपने अपने हिसाब से एक्शन हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। जी दीदी, ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो रहेगा, बट इंडेक्स पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और निचले स्तरों से फिर से आपको एक्शन भी आते हुए दिखेगा। हालांकि आज अच्छी ओपनिंग के संकेत आ रहे हैं, और एशिया के बाजार सर जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं और मजबूती की तरफ बढ़ते हुए दिखे हैं। SGX निफ्टी पर नजर रखिए, अब करीब 50 पॉइंट ऊपर SGX निफ्टी दिख रहा है। हांगकांग और साथ ही निक्के और कोरिया के बाजार भी डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक्शन भरपूर हो रहा है। आइए फिर देखते हैं कौन से स्टॉक्स है खबरों के दम पर जो आपको आज मूव्स दिखा सकते हैं, और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। वरुण, देवांशी, मानसी और कुशल हैं आज हमारे साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या हैं। ठीक है, ट्रिगर्स में तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कल छुट्टी है, तो आज वीकली एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो यहाँ नजर रखिएगा। साथ ही साथ रेडिंगटन 1:1 बोनस शेयर की आज एक्स डेट है, तो उस काउंटर पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा, नजर रखिएगा।
टाटा मोटर्स पे नजर रखिएगा क्योंकि टिगोर ईवी जो है वो ये कंपनी आज उस पर पर्दा उठाने वाली है, तो देखते हैं कि कैसी होगी टिगोर ईवी। इसके अलावा सीसीए की बैठक है 11 बजे, कैबिनेट की 11 बजे बैठक है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और मेग मनी फाइन कैम लिमिटेड आज बीएसई एनएसई पे लिस्ट होने वाली है, तो यहाँ पे नजर होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके आज एक्स डिविडेंड डेट है। अपोलो हॉस्पिटल, बर्जर पेंट्स, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, पेज इंडस्ट्रीज, जीएनएफसी और हिंदुजा ग्लोबल, इन स्टॉक्स में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कितने रुपए का एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो है रहे आज के अहम ट्रिगर्स। अब आइए खबरों के बारे में भी जाने। देवांशी, आपसे करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले कैनरा बैंक, आप देखिए आज यहाँ पे QIP लॉन्च होता हुआ दिखा है। 2,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कल शाम को QIP कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। जो फ्लो प्राइस है वो 155 रुपए 58 पैसे प्रति शेयर पर तय किया गया है और जो क्लोजिंग है उससे 2% के प्रीमियम पर ये फ्लो प्राइस तय की गई है। 23 अगस्त को कंपनी की फाइनल बोर्ड की बैठक होगी जहाँ पे इशू प्राइस फाइनली बाहर निकलता हुआ आएगा। साथ ही HDFC बैंक यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है जहाँ पे RBI ने नए क्रेडिट कार्ड्स जारी करने पर जो रोक थी वो हटा दी है। फाइनली एक काफ़ी रिलीफ की खबर HDFC बैंक के लिए आती हुई दिख रही है। 3 दिसंबर 2020 को बैंक पर नए कार्ड्स या जो नए क्रेडिट कार्ड्स हैं वो लॉन्च करने पर रोक लगा दी थी RBI ने। काफ़ी टेक्निकल दिक्कतें थी, इसी के चलते ये रोक लगा दी गई थी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नई डिजिटल ऑफरिंग्स हैं इस पर अभी भी जो बैन है वो जारी है। नई डिजिटल ऑफरिंग्स कंपनी नहीं दे पाएगी, केवल क्रेडिट कार्ड्स को मंजूरी फिलहाल RBI ने दिया है। कावेरी सीड्स, इस पर भी आप नजर रखें जहां पे 25 अगस्त को बायबैक पर बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। और आखिर में TCM श्रीराम, यहाँ पे भी आपको आज फोकस करना है। कंपनी ने टर्की की एक कंपनी ज़ायरोम डायनामिक्स, इसके साथ एक करार किया है। UAVs यानी कि एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए करार किया गया है। साथ ही DCM श्रीराम इस कंपनी में 30% हिस्सेदारी भी खरीदेगी, तो इसके चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स और स्पेशली HDFC बैंक के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुगर सेक्टर पर सबसे पहले फोकस रखना होगा क्योंकि रॉयटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है। सरकार शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी खत्म कर सकती है। नए सीजन से शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी को खत्म करने की संभावना यहां पर बनती हुई दिख रही है। तो जब सब्सिडी विड्रॉ हो जाएगी, एक कंसर्न है, तो शुगर सेक्टर पर इसका असर दिख सकता है। HAL ने GE के साथ तेजस इंजन के लिए करार किया है। कुल 5,375 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है और GE HAL को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के 99 इंजन सप्लाई करेगी। तो इस खबर के चलते HAL पर भी नजर रखें। और अंत में स्पाइस जेट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से स्पाइस जेट को टैक्स के मैटर में कोई राहत नहीं मिली है। गुरुग्राम के एक्साइज और टैक्सेशन ऑफिसर ने लगभग 80 करोड़ की डिमांड रेज की थी। स्पाइस जेट ने 80 करोड़ चुकाने के लिए स्टैगर्ड पे आउट का विकल्प भी मांगा था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अथॉरिटी को इस विकल्प पर रिप्लाई फाइल करने के आदेश दिए और स्पाइस जेट ने 80 करोड़ चुकाने के लिए करीब 24 महीने का समय मांगा था। राहत नहीं मिली, तो इसके चलते स्पाइस जेट पर एक नजर रखनी होगी। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे स्पाइस जेट पर और अन्य कई स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस की नजर किधर है FIR में। ब्रोकर एक्शन बताने के लिए तैयार हैं कुशल। आज कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। काफी सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। सबसे पहले HDFC बैंक, यहाँ पर JP मॉर्गन की राय है ओवरवेट रेटिंग की 1800 रुपए की टारगेट ये दे रहे हैं। ये मान रहे हैं कि जो डिजिटल बैन लिफ्ट किया गया है पार्शियली RBI की तरफ से, वो काफी पॉजिटिव देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स के लिए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल पीसेस ऑफ बैंकिंग बिजनेस है HDFC बैंक का। साथ ही मैक्वेरी भी HDFC बैंक पर बुलिश है, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 2005 रुपए के लक्ष्य ये दे रहे हैं। इसमें भी ये बता रहे हैं कि जो मार्केट शेयर लॉस हुआ था वो कहीं ना कहीं अब आगे चलकर रीगेन होता हुआ दिख सकता है। CLSA की राय आई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर। यहां पर खरीदारी की राय दे रहे हैं ये 1425 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये देख रहे हैं कि जो Q1 में मुनाफे की बढ़त हुई थी 31% सालाना आधार पर, वो डेफिनेटली जो बैलेंस शीट में सुधार आता हुआ दिखा था, नेट डेट से नेट कैश में जो कंपनी कन्वर्ट हुई है, वो डेफिनेटली इनके लिए आगे चलकर काफी पॉजिटिव हो सकती है। मॉर्गन स्टैनले इंडसइंड बैंक पर भी अपनी राय दे रहे हैं। ओवरवेट रेटिंग के साथ 1225 रुपए की टारगेट यहां पर भी ये देते हुए
हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की फर्दर कवरेज बनती हुई दिख रही है, जो लाइकली मॉडरेशन है स्लिपेजेस में सेकेंड हाफ में, वो होती हुई दिख सकती है, क्योंकि ये कर रहे हैं कि आगे के नहीं आती है तो डेफिनेटली ये इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है। सीएलएसए सन फार्मा पर भी अपनी जो खरीदारी की राय है वो बरकरार रखे हुए हैं 960 रुपए के लक्ष्य के लिए, और ये मान रहे हैं कि जो जिस तरह से यहाँ पर जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं इनका कारोबार वहां पर रैंप अप देखने को मिल रहा है, साथ ही जो R&D पाइपलाइन है वहां पर भी स्ट्रेंथ जो है लगातार बढ़ती हुई जा रही है। सीएलएसए ब्रिटानिया पर अपनी आउट परफॉर्म रेटिंग भी इन्होंने मेंटेन की है, और जो टारगेट है वो 3850 रुपए के दे रहे हैं ये, क्योंकि मार्केट शेयर गेन्स जो है उस पर कंपनी का फोकस लगातार बना हुआ है इनके हिसाब से, और जिस तरह का इनका फ्री कैश फ्लो बिजनेस हो रहा है, जो स्ट्रेंथ उसमें आ रही है, वो काफी पॉजिटिव लेवर हो सकता है आगे के ग्रोथ के लिए। मॉर्गन स्टैनले ने भी बजाज ऑटो पर राय दी है, और यहां पर इन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है 3000 रुपए के टारगेट के लिए, क्योंकि ये आगे चलकर मान रहे हैं कि जो डिमांड आउटलुक है वो कॉशियस रह सकता है। फाइनेंसिंग जो है वो टू व्हीलर स्पेस में तो रिकवर हुई है, सेगमेंट है वहां पर फाइनेंसिंग अभी भी इंप्रूव नहीं हुई है, और आगे चलकर ये मान रहे हैं कि जो चिप शॉर्टेज है वो ईज आउट होती हुई दिख सकती है। जोमैटो पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जेफरीज की, जहां पर इन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है 175 के टारगेट के साथ, और यहां पर ये जो ग्रोसरी स्पेस में इनकी एंट्री हुई है अलग अलग शहरों में, मुंबई और दिल्ली में खासकर, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर एक कह सकते हैं काउंटर मूव आता हुआ दिखा है। स्विगी की जो इंस्टेंट डिलीवरी शुरू हुई है उसके कंपैरिजन में जोमैटो भी अब इस स्पेस में एंटर करता हुआ दिख रहा है। और अंत में क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है एनबीएफसी सेक्टर पर, जहां पर ये मान रहे हैं कि जो कलेक्शन एफिशिएंसीज हैं वो अक्रॉस सेगमेंट इंप्रूव होती हुई दिखी हैं, और आगे चलकर जो स्ट्रेस्ड लोन है वो Q2 FY22 में कम हो सकते हैं, और यहां पर इसलिए इनको जो प्रेफर्ड पिक्स हैं वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, SBI कार्ड्स और HDFC लिमिटेड। ओके, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं आज, कई सारे स्टॉक्स पर रहेगा इन्हीं पर भरपूर एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, वक्त है पिक ऑफ द डे का। गुड मॉर्निंग अविनाश जी, शुरुआत कीजिए आप, आज बताइए अपनी पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। जो पिक आज हमको पसंद है वो बेसिकली पेट्रोनेट LNG है। ये एक गैस यूटिलिटी स्पेस का एक दिग्गज प्लेयर है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे आ गए वो मार्केट के उम्मीद से बहुत बेहतर है। मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ग्रोथ अच्छी आएगी। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग थी, तो मुझे लग रहा है कि 275 280 का नियर टर्म का टारगेट यहाँ पे बन सकता है। और दूसरा एक इन्वेस्टमेंट पिक जो अनिल जी मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था लेकिन अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, वो बेसिकली स्पेशलिटी स्टील में मुकुंद है। मुकुंद ने बहुत ही दमदार नंबर्स जून के क्वार्टर के लिए दिखाए, और कर्जा काफी और कम हो चुका है। इनफैक्ट इन्होंने करीबन 480 करोड़ का एक अदर इनकम भी दिखाया जो उनकी थाने की जमीन थी। तो आगे स्पेशलिटी स्टील में बहुत दमदार नंबर्स आने की उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 12 से 15 महीने की अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये सबसे सस्ता स्टील स्टॉक है। स्पेशलिटी स्टील में इन्होंने बहुत अच्छे उम्दा नंबर्स इस क्वार्टर में रिकॉर्ड किए, तो करीबन 225 का टारगेट लेके मुकुंद में आप इसमें खरीद सकते हैं। तो ये दोनों शेयर्स मेरी तरफ से। आपके लिए मुकुंद में खरीदारी करने की राय और साथ ही पेट्रोनेट LNG में खरीदारी करने की राय, यहां पर आपके लिए टारगेट है 225 रुपए के आसपास का रखकर चले। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, जब मैंने कल शाम को एंड ऑफ डे चार्ट स्टडी किए तो अनिल जी मुझे पूर्वाभास हो रहा है कि आज का सेक्टर ऑफ द डे सीमेंट स्टॉक्स होने वाले हैं। तो सीमेंट स्टॉक्स में अनिल जी मैंने चुना है जेके लक्ष्मी सीमेंट, जिसके चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि 740-760 के टारगेट के लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट में खरीदारी करनी चाहिए। 685 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। 700 के आसपास ये कल बंद हुआ था। ओके, 740 760 दो टारगेट खरीदारी करने की राय। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है मैरिको के साथ जाऊंगा। काफी दिनों से करेक्ट कर रहा था, कल करेक्शन खत्म होने के संकेत आ रहे हैं।
तो मैं मैरिको एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। 513 513 का स्टॉप लॉस है, 533 533 के टारगेट के लिए मैरिको है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, पिक ऑफ द डे के तौर पर मैरिको को आप खरीद सकते हैं। ये राय है आपके लिए बंसल जी की तरफ से आती हुई। 533 का रखें टारगेट। आइए कुछ और स्टॉक जो आज रहेंगे एक्शन में और उन एक्शन उसी पर आपको किया जाए फोकस। तो सबसे पहले कावेरी सीड्स, इस स्टॉक पर अविनाश जी राय दीजिए। 25 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली, बायबैक पर होगा विचार, बताएं उससे पहले कहीं कोई खरीदारी का मौका है कावेरी सीड्स? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सीड बिजनेस में कोई भी कंपनी को देख लेना, मेरे ख्याल से इन्होंने काफी समय से कॉटन एज वेल एज दूसरे कैश क्रॉप्स में बहुत R&D करके इनके प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो होपफुली मानसून अच्छा होता है और एग्री डिमांड अच्छी होती है तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। बायबैक मैं समझता हूँ अगर एग्रेसिवली प्राइस होता है तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छी अपसाइड आएगी। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट बायबैक के पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी को जल्दबाजी करनी चाहिए। हो सकता है कि बायबैक थोड़ा सा मॉडरेटली प्राइस हो, तो यहाँ पे मेरी राय है कि इसमें थोड़ा सा स्लाइड करेक्शन पे खरीदना चाहिए और करंट प्राइस पे डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे। मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर बायबैक की प्राइस एग्रेसिव नहीं होती तो हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा सा सॉफ्टनिंग का प्रेशर देखने को मिले। तो नेट नेट लॉन्ग टर्म पॉजिटिव राइट है, लेकिन अभी इमीडिएटली खरीदने की राय नहीं है। तुरंत प्रभाव से खरीदने की राय नहीं है, ये आप मानकर चल रहे हैं। HDFC बैंक, बंसल जी क्या तुरंत प्रभाव से खरीदा जाए? खबर अच्छी आती दिख रही है। 3 दिसंबर 2020 यानी कि अब से 7-8 महीने पहले इनके नए क्रेडिट कार्ड इशू करने पर रोक लगा दी थी RBI ने। इसे आंशिक तौर पर अब इस रोक को हटा दिया है। क्या खरीदेंगे आप HDFC बैंक, और क्या ये फिर आज बैंक निफ्टी को गर्म कर सकता है? देखिए अनिल जी, पहले तो दूसरे सवाल पे आते हैं। अनिल जी, बिल्कुल ये बैंक निफ्टी को गर्म कर सकता है। मच अवेटेड जो अपमूव बैंक निफ्टी में पेंडिंग है वो क्लियरली देखने को मिल सकता है। अनिल जी देखिए, मैंने तो अपना जो पिक ऑफ द डे है वो कल ही मेल कर दिया था। सुबह मेरे मन में एक बार विचार आया कि चीटिंग करते हैं, HDFC बैंक को पिक ऑफ द डे में देते हैं, खुलते ही टारगेट अचीव हो जाएंगे। बट चीटिंग अनिल जी हमारी फितरत में नहीं है, मतलब कि किसी भी पैनलिस्ट की, इसी बिजनेस से जुड़े हुए किसी भी पैनलिस्ट टीम की फितरत में नहीं है, इसलिए दिया नहीं। बट डेफिनेटली अनिल जी लेना चाहिए और यहाँ पे नजर रखनी चाहिए 1540 के स्तरों पर। 1540 के ऊपर इसके अंदर एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट के टारगेट हैं 1620 1625 के। तो HDFC बैंक को इन स्तरों पे भी खरीदना चाहिए और पोस्ट ब्रेकआउट तो ओवरवेट होकर खरीदना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय HDFC बैंक पर आती हुई इस वक्त। एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए और वो है स्पाइस जेट, और राय देनी है आपको कुणाल जी। 2 खबरें, एक अच्छी और एक खराब। पहले कौन सी बताऊं? पहले खराब वाली बता देता हूं, और वो उसकी वजह ऐसा नहीं कि पहले खराब खबर बताने में मजा आता है, उसकी वजह यह है कि वो कन्फर्म वाली खबर है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिसमें एक्साइज और टैक्सेशन का इनका 80 करोड़ रुपए देना बनता था, उस पर इनके अगेंस्ट में फैसला आया। मतलब उन्होंने इनकी मांग नहीं मानी कि आपको नहीं देना पड़ेगा, तो अब 80 करोड़ देना पड़ेगा। स्पाइस जेट ने कहा हमें 2 साल का टाइम दीजिए ये टैक्स भरने के लिए। तो ये खराब खबर है, और चूंकि ऑर्डर आ चुका है तो इसलिए पहले मैंने ये बताया। दूसरी खबर है जो अच्छी खबर है लेकिन वो कन्फर्म नहीं है, वो ये है कि अपना कार्गो बिजनेस ये बेचना चाहते हैं और उसका वैल्यूएशन 2,500 करोड़ का किया है। अब ये चाहते हैं, बेचेंगे भी, आगे पीछे कभी होगा भी, लेकिन जो कंफर्म खबर है वो टैक्स की डिमांड की। तो अब बताइए आप स्पाइस जेट क्या करना है? देखिए चार्ट पर अगर आप देखें तो कल हमने एक शार्प रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई देखी थी और ये स्टॉक काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, काफी पिटाई भी इसकी हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है नहीं कि जो 70 रुपए का रीजन है यहाँ पर इस स्टॉक को एक मजबूत सपोर्ट हासिल है और ये 2-3 बार 70 रुपए के लेवल से एक अच्छा रैली दिखा चुका है। तो मेरी राय में हो सकता है कि आज इस टैक्स वाली खबर के चलते थोड़ा नीचे भी आ जाए, लेकिन निचले स्तरों पर इसमें खरीदारी करनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक वापस से 82-83 के लेवल्स आपको दिखाएगा, तो थोड़ा पेशेंस और थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। 83 का टारगेट होगा, मुझे लगता है 83 तक इसको एक बार दोबारा लौटना चाहिए। 83 तक ये आ सकता है, इस पर रखें नजर।
और इस बीच तेजस नेटवर्क की तरफ से एक बयान आता हुआ दिख रहा है। अफगानिस्तान में इस कंपनी का कारोबार था और पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक काफी तेजी से गिरा। पहले मैं आपको इतिहास बता दूं, हाल ही में तेजस नेटवर्क को खरीदा है टाटा ग्रुप ने। टाटा सन्स में यहाँ पर तेजस नेटवर्क के पुराने प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी खरीदी है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 255-260 रुपए के आसपास डील हुई थी। एग्जैक्टली मुझे भाव ध्यान में नहीं है, 250 के ऊपर, 250 से 275 रुपए की कोई प्राइस है, वहां पर डील हुई थी। और उसके बाद से स्टॉक लगातार सर्किट टू सर्किट चल रहा था। पिछले 2 दिनों से थोड़ा स्टॉक कमजोर हुआ है और ये अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हुए उस वजह से, और डर ये था कि शायद अफगानिस्तान में इस कंपनी का काफ़ी कुछ कारोबार है और वो खतरे में हो सकता है, वहाँ पैसा फंस सकता है इस वजह से। लेकिन अब कंपनी की सफाई ये आई है कि अफगानिस्तान में कंपनी का कोई बकाया नहीं है, पहली बात, और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखते हैं लोअर सर्किट लगने के बाद क्या कुछ तेजस नेटवर्क में आज बदलाव होते हैं। अविनाश जी, आपके ट्रैक पर है ये स्टॉक, क्योंकि अब टाटा ग्रुप की कंपनी होने जा रही है, बताएं सर। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अनिल जी, 2-3 दिनों के पहले ये जब अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हो गया, तभी 2 कंपनियां तेजस नेटवर्क और केईसी इंटरनेशनल में बहुत भारी बिकवाली देखने को मिली। तेजस नेटवर्क ने बहुत ही एक बड़ा मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से जीता था और मार्केट का अनुमान था कि ये जो डील होगी वो थोड़ी सी खतरे में आएगी। तो अभी जब कंपनी ने क्लियर किया है कि ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगा, नॉर्मली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स अनिल जी एलसी बैक होते हैं, तो ऐसा कोई रिस्क होता नहीं है, लेकिन मार्केट्स ने वो डेवलपमेंट को नेगेटिवली लिया। आज जो पुष्टि आई है मैनेजमेंट से, हमको लग रहा है कि इससे स्टॉक में जो गिरावट हमने काफी दिनों से देखी थी वो वापस रुक जाएगी और स्टॉक वापस चलेगा। और जिस प्रकार से अभी टाटा ने इस कंपनी में स्टेक लिया है, काफी उम्मीदें हैं कि कंपनी आगे चल के बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दिखाएगी, क्योंकि ओवरऑल जो टाटा का जो स्ट्रेटेजी है सेमीकंडक्टर्स, फिर जो टेलीकॉम इक्विपमेंट, ये मुझे लग रहा है कि शेयर होल्डर्स के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा आगे भी। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, और अगर जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से इस शेयर में लंबा अवधि का इन्वेस्टमेंट होराइजन करके वो भी अपने स्टॉक में लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए तेजस नेटवर्क पर आए। और फिलहाल कंपनी का कोई कर्मचारी अफगानिस्तान में नहीं है, कंपनी की कोई एसेट्स अफगानिस्तान में नहीं है, कंपनी के पेंडिंग ऑर्डर्स और कोई बकाया अफगानिस्तान, फिर मतलब अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जो डर ये था, 27 जनवरी को ये खबर आई थी कि अफगानिस्तान में हाई कैपेसिटी नेशनल ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए तेजस नेटवर्क का सिलेक्शन हुआ है नहीं खास तेजस नेटवर्क के लिए। आइए, हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं, करते हैं उनका स्वागत भी, सुमित जी और शुभम जी। सुमित जी बताएं सर, गुड मॉर्निंग, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे गोदरेज सीपी, इसको रडार पे रखना चाहिए। गोदरेज सीपी के अंदर यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। गोदरेज सीपी पिछले 1-2 दिनों से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा रहा है और ये अभी कंटिन्यू करना चाहिए। 1000 के आसपास गोदरेज सीपी में खरीदारी करें, 980 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर के अंदर 1030 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 1050 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। तो ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए गोदरेज सीपी में यहाँ पे सीएमपी पे या फिर कोई भी डीप आता है तो खरीदारी करे और आने वाले दिनों में अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में खरीदारी करने की राय 1050 तक के टारगेट के लिए। शुभम जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा पिक है वो खरीदारी की राय है जीमेंस पे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी समय से एक अच्छा रैली बना हुआ है और रिसेंटली हमने देखा कि 2-3 दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और इसमें डेरिवेटिव डेटा में काफ़ी लॉन्ग एडिशंस भी देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। 2300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय होगी, जो लगभग 26 रुपये 50 पैसे पे कल ये कॉल ऑप्शन क्लोज हुआ था। इसमें लक्ष्य होगा 40 रुपये का, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 19 रुपये पे। तो जीमेन पे आज खरीदारी की राय। सीमेंस में खरीदारी करने की राय आती हुई इस वक्त शुभम जी की तरफ से। ये स्टॉक रखें अपने रडार पर, कॉल ऑप्शन के जरिए भी आप कर सकते हैं खरीदारी।